Welcome back, dear students, in the session of Theory of Quantitative and Qualitative Analysis. Dear students, in this 8th part of Theory of Quantitative and Qualitative Analysis, we will study about gravimetric analysis. Particularly, we will study about the precipitation methods in this session. So, students, let's start. Yes, students, हम gravimetric methods जो है उसको analysis करेंगे, ठीक है? Gravimetric एनालिसिस जो है उसको स्टडी करेंगे। तो देखिए जो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस जो आता है वो किसके अंडर आता है, वो आता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंडर, ठीक है? वो किसके अंडर आता है? क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर। क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। जब हमने स्टार्टिंग में ये चैप्टर स्टार्ट किया था तब मैंने आपको बताया था कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होता है, ठीक है? तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर पर्टिकुलरली मैंने आपको बताया था कि आप किसी भी सब्सटेंस की क्वांटिटी को लेकर उसको जो सब्सटेंस की क्वांटिटी को प्रेडिक्ट करना चाहते हो, ठीक है? तो हम इसमें लिख सकते हैं कि क्वांटिटी, इसको आप डिटरमाइन करोगे क्वांटिटी, और वी कैन से किसको डिटरमाइन करते हो? डिटरमिनेशन ऑफ proportions of determinations of the proportions of various contents of given solution सॉल्यूशन, ठीक है? आप उसके अंदर ये देखते हो कि आपके पास जो सॉल्यूशन दिया हुआ है उसके अंदर क्या क्या कंटेंट प्रेजेंट है, मतलब उसके अंदर कंटेंट्स क्या है, उनकी क्वांटिटी को आप क्या करना चाह रहे हो, वहां पर डिटरमाइन करना चाहते हो। दैट इज अ क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब जो ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस थी ये मेनली आपके पास टू टाइप से की जाती है। वन की जाती है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। वन क्या होती है? वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस किया जाता है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस किया जाता है, और दूसरा किया जाता है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, ठीक है? हम दो तरह से यहाँ पर एनालिसिस करते हैं, एक ग्रेविमेट्रिक और दूसरा क्या होता है भाई आपके पास, वो होता है वॉल्यूमेट्रिक, ठीक है? तो देखिए जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है उसके अंदर आप क्या डिटरमाइन करते हो? इसके अंदर आप मेजर करते हो वॉल्यूम, ठीक है? जो भी सॉल्यूशन की वॉल्यूम है उसको एक्यूरेट फाइंड आउट करना चाहते हो जब भी आपके पास रिएक्शन केमिकल चेंजेस होते हैं रिएक्शंस के अंदर, ठीक है? तो आप इसके अंदर लिख सकते हो, हियर वी फाइंड द accurate measurement of volume, ठीक है? आप इसके अंदर क्या करोगे? accurate measurement of volume of solution undergoing a chemical change, undergoing a chemical change। हमने क्या कहा कि हम यहाँ पर एक्यूरेट मेजरमेंट करेंगे किसकी? हम इसके अंदर एक्यूरेट मेजरमेंट देखेंगे वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशंस की, ठीक है? जब आपको वॉल्यूम सॉल्यूशन के अंदर मेजर करने पड़ जाए तो आप उसको बोलते हो कि आपने वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस किया है, एक्यूरेट मेजरमेंट आप करते हो उसका। नाउ यदि बात की जाए ग्रेविमेट्रिक के अंदर, ठीक है? तो ग्रेविमेट्रिक के अंदर जो है आपके पास क्या क्या प्रोसेस होता है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो पहला तो हम इसके अंदर क्या करते हैं, जो भी एनालाइट होता है उसको आइसोलेट करते हैं और उसका वे करते हैं, ठीक है? या आप इसके अंदर कह सकते हो, एक तो इसके अंदर प्रोसेस चलता है आइसोलेशन का, ठीक है? आइसोलेशन का प्रोसेस चलेगा, और दूसरा किसका चलेगा? वेइंग का। आप वे करेंगे एलिमेंट्स का, वे ऑफ द एलिमेंट्स। मेनली हमने क्या कहा है, इसके अंदर आइसोलेशन होता है और वेइंग ऑफ द एलिमेंट्स होता है, या आप इसको कह सकते हो, और वी कैन से डेफिनेट कंपाउंड of the element in pure form। आप क्या करोगे? आप ऑब्टेन करोगे एक डेफिनेट कंपाउंड को, किस फॉर्म में? एक प्योर फॉर्म में, ठीक है? आप किसी भी डेफिनेट कंपाउंड को एक प्योर फॉर्म में ऑब्टेन करते हो, या ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के अंदर आप ये कह सकते हो कि आपको एक एनालाइट गिवन होता है, आप उसको आइसोलेट करते हो, देन उसका क्या करते हो? वे करते हो। दैट इज द ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। तो अब ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस को हम डिटेल में स्टडी करेंगे।
यस स्टूडेंट्स, तो आपने देखा कि आपके पास वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस क्या होती है और ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस क्या होती है। ग्रेविमेट्रिक, इसको आप ग्रेविमेट्री भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस क्या होगी, ठीक है। आपने बताया यदि आप किसी भी सब्सटेंस की एक्यूरेट मेजरमेंट करते हो उसकी वॉल्यूम का, तो वो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस कहलाएगा। यदि आप उस सब्सटेंस का आइसोलेट करते हो, उसका वे करते हो, प्योर फॉर्म में उसको ऑब्टेन करते हो, दैट इज द ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, ठीक है। तो हम ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के लिए पॉइंट्स यहाँ पर लिखेंगे। क्या लिखा जाएगा? आइसोलेशन ऑफ ए सब्सटेंस, दैट इज आइसोलेशन ऑफ ए सब्सटेंस, आइसोलेशन of a substance from other constituent of the sample, from other constituents of the sample, ऑफ द सैंपल। देखिए, जब भी आपको कोई सैंपल दिया होता है, ठीक है, तो आपको कोई एक पर्टिकुलर सब्सटेंस को यदि क्या करना है, आइसोलेट करना है, तो आप क्या करोगे, जो भी सैंपल है उसके अंदर से पर्टिकुलर सब्सटेंस को क्या कर लेते हो, सेपरेट आउट कर लेते हो, उसको आइसोलेट कर लेते हो। देन सेकेंड स्टेप आपने इसके अंदर क्या करना है, वे ऑफ द सब्सटेंस। जो भी आपके पास सब्सटेंस आया है उसका क्या कर लेना है, वे कर लेना है, वे ऑफ द सब्सटेंस। उस सब्सटेंस का आपने क्या कर लेना है, वे कर लेना है, ठीक है। दैट इज द ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। अब देखिए इसके अंदर मेथड्स क्या होता है, क्या मेथड इसके अंदर यूज होगा, ठीक है। इसके अंदर मेथड्स क्या यूज होगा, कैसे करते हो आप ये मेथड, ठीक है। मेथड में क्या किया जाता है, सबसे पहले आपके पास क्या होता है, हम इसके अंदर जो मेथड डिस्कस करेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग, दैट इज द प्रिसिपिटेशन मेथड। कौन सा मेथड करेंगे, प्रिसिपिटेशन मेथड। कौन सा मेथड है, प्रेसिपिटेशन मेथड जो है वो हम इसके अंदर डिस्कस कर रहे हैं। देखो इसमें होता क्या है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कोई एनालाइट जो दिया होता है, ठीक है, सैंपल है, उसके अंदर से आपने क्या करना है, एनालाइट को क्या कर लेते हो आप, उसको इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट के अंदर कन्वर्ट करते हो। ये जो एनालाइट हमने लिया था ये कैसा था, सोल्यूबल था, ये सोल्यूबल था, ठीक है, ये एनालाइट सोल्यूबल था। नाउ अब इसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, वी कन्वर्ट इट, हम इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। किसके अंदर कन्वर्ट करेंगे, वी कन्वर्ट इट इनटू इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट, या इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट भी बोल सकते हो, या एनालाइट भी, इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट। आपने इसको किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया, इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट, जो अब घुलेगा नहीं, ठीक है। पहले वो सोल्यूबल था, सॉल्यूशन के अंदर घुल रहा था, लेकिन अब वो इनसोल्यूबल है। यदि इनसोल्यूबल है तो इसका मतलब क्या है, उसके पीपीटी फॉर्म हो गए हैं, ठीक है। अब उसके क्या हो चुके हैं, यहाँ पर पीपीटी फॉर्म हो चुके हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, उन पीपीटीज को फिल्टर करना है, क्या करना है, फिल्टर करना है, एंड देन उनको वॉश करना है ताकि इम्प्योरिटीज से उसको रिमूव किया जाए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक प्रोडक्ट फॉर्म होगा, आपके पास एक प्रोडक्ट फॉर्म होगा, और ये जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा इसकी कंपोजिशन आपको पता होगी, ठीक है। इट्स कंपोजिशन इज नॉन, इट्स कंपोजिशन इज नॉन, इट्स कंपोजिशन इज नॉन। आपको पता होगा ये सब्सटेंस कितने ग्राम, कितने मिलीग्राम जो है आपके पास प्रेजेंट है, ठीक है। आफ्टर दैट आपने क्या करना है, इसको हीट कर देना है, ठीक है। आप इसकी क्या करोगे, हीटिंग करोगे किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। टेम्परेचर ऐसा होना चाहिए, ये नहीं है कि आपके पास जो पीपीटी फॉर्म हुए वो दोबारा से सोल्यूबल हो जाए, ठीक है। हमें इसको हीट करना है सो दैट कि आपके पास जो भी कोप्रेसिपिटेट फॉर्म हुए हैं, ठीक है, जब प्रेसिपिटेट फॉर्म हुए तो उस दौरान जो भी और यदि इम्प्योरिटीज उसके अंदर आ गई है तो वो वहां से हट जाए, ठीक है। हम उसको क्या कर लेते हैं, उसको टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज करते हैं, ठीक है, उसको हीट कर लेते हैं, उससे आपके पास क्या मिलेंगे, आपके पास यहाँ पर एक प्रोडक्ट फॉर्म होगा, अगेन एक प्रोडक्ट फॉर्म होगा, और ये प्रोडक्ट आपके पास कैसा होगा, ड्राई प्रोडक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि अब हमने इसको हीट कर लिया है। लास्टली आपने इसका क्या करना है, आपने इसका क्या कर लेना है, वे कर लेना है, आपने इसका क्या करना है, वे करना है। तो देखिए आपके पास जो है मेथड के अंदर क्या हुआ, हमने स्टार्टिंग में ही बोला है कि सबसे पहले तो आपने क्या करना है, आइसोलेशन करना है। हमारे पास जो भी सॉल्यूशन था,
ठीक है। उसके अंदर से हमने एनालाइट को क्या कर लिया है, जो भी सोल्यूबल एनालाइट था उसको हमने प्रिसिपिटेट बनाकर आइसोलेट कर लिया है। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाता है, हमने उसके प्रिसिपिटेट बनाए, उसको आइसोलेट कर लिया। उसके बाद हम उसको थोड़ी प्योर फॉर्म में लाते हैं, उसको वे करने लायक बनाएंगे। वे करने लायक कैसे बनाएंगे, हम उसको फिल्टर करेंगे, उसको वॉश करेंगे। ठीक है, ठीक। तो जब आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो एक फिक्स कंपोजिशन का मिलेगा, देन आप उसको हीटिंग करते हो, और हीटिंग के बाद जो प्रोडक्ट मिलता है ड्राई फॉर्म में आप उसका क्या कर लेते हो, वे करते हो। दिस इज द मेथड ऑफ ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। ये स्टूडेंट्स, हम मेथड्स देख रहे हैं कि ग्रेविमेट्रिक मेथड्स के अंदर क्या किया जाता है, क्या मेथड इसके अंदर फॉलो किया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर आपके पास जो फिगर शो किया गया है आप उसको एक बार ध्यान से देखेंगे। इस फिगर के अंदर हमने क्या किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक बीकर लिया है, और इस बीकर के अंदर हम कुछ सब्सटेंस क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। हमने इसके अंदर एक सब्सटेंस ऐड कर लिया है, और हमने उसे इस वेइंग मशीन के ऊपर उसका वेट कर लिया है। हमने वेइंग मशीन के ऊपर जो है उसका वेट किया है सब्सटेंस का। नाउ अब हम क्या करेंगे, इस सब्सटेंस को सोल्यूबल फॉर्म बनाने के लिए इसको एक्वस फॉर्म में ले आएंगे। ठीक है, हमने इसको अब क्या कर लिया है, एक्वस फॉर्म में ले आए हैं। जब एक्वस फॉर्म में इसके अंदर हम वाटर वगैरह डिसोल्व करेंगे तो उस टाइम क्या होगा, ये जो सब्सटेंस होगा ये इस बीकर के अंदर क्या हो गया है, अब सोल्यूबल फॉर्म में आ गया है। नाउ सोल्यूबल फॉर्म के आने के बाद जो आपके पास ग्रेविमेट्रिक मेथड है वो कहती है कि आप क्या करो, इसके पीपीटीज की फॉर्मेशन करो। पीपीटीज की फॉर्मेशन कब होगी, जब सोल्यूबल फॉर्म जो है वो इनसोल्यूबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ तो क्या था, आपके पास सोल्यूबल फॉर्म थी। ठीक है, यहाँ जो है आपके पास, ये क्या है आपके पास, यहाँ सोल्यूबल है, सोल्यूबल फॉर्म है, तो हम उसको किसके अंदर कन्वर्ट करना चाहेंगे, इनसोल्यूबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना चाहेंगे। दैट्स व्हाई हम इसके अंदर कुछ ऐड करते हैं, और वो जो ऐड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेटिंग एजेंट। हम उसके अंदर क्या ऐड करेंगे, प्रेसिपिटेटिंग एजेंट। प्रेसिपिटेटिंग एजेंट नाम ही शो कर रहा है, भाई एजेंट का काम क्या होता है, कुछ काम को करने में हेल्प करने वाला। ठीक है, मीडिएटर जो होता है, अब किसके लिए मीडिएटर है, ये प्रिसिपिटेट फॉर्मेशन के लिए। ये क्या कराएगा आपके पास, प्रिसिपिटेशंस की फॉर्मेशन करवाएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पर क्या मिल जाती है, आपको यहाँ पर पीपीटीज मिल जाती है, प्रिसिपिटेट आपको मिल जाते हैं। बट ये प्रिसिपिटेट्स यदि क्या हो आपके पास प्योर फॉर्म में लाने के लिए हम उसको क्या करते हैं, हम नेक्स्ट स्टेप के अंदर उनको फिल्टर करते हैं। ठीक है, और उनको वॉश भी कर लेते हैं, फिल्टर करते हैं उनको वॉश करते हैं। आफ्टर दैट आपके पास जो पीपीटी मिलती है, ठीक है, आपके पास जो पीपीटीज रहेंगी, यहाँ से फिल्टर करोगे तो यहाँ से क्या होता है भाई, जो भी आपके पास पीपीटीज रहेंगी वो कहाँ किस फॉर्म में आ जाती है, वो आपके पास थोड़ी प्योर फॉर्म में आ जाती है ना। उन पीपीटीज को आप क्या करोगे, ड्राई करोगे, ड्राई करके, ठीक है, और उसको फिर आप क्या कर लेते हो, वेट कर लेते हो। ये प्रोसेस इसके अंदर होता है। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग से इसको देख लेते हैं। मेथड के अंदर सबसे पहले हमने क्या किया, कोई सब्सटेंस लिया। ठीक है, हमने कोई सब्सटेंस ले लिया। ठीक है, सपोज मैंने कोई भी एबी सब्सटेंस जो है लिया, उसके बाद मैंने उसको क्या किया है, सोल्यूबल बनाने के लिए मैंने उसके अंदर क्या किया है, सोल्यूबल बनाने के लिए थोड़ा उसको हीट किया, और थोड़ा उसके अंदर क्या डाला है भाई, एक्वस सॉल्यूशन बनाने के लिए उसके अंदर वाटर जो है ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये सब्सटेंस जो था, ये अब सब्सटेंस कैसा हो गया है, सोल्यूबल सब्सटेंस बन गया है। क्या सा हो गया है, अब ये सोल्यूबल हो चुका है, उसके अंदर घुल गया ये सब्सटेंस। नाउ हमें पीपीटी की फॉर्मेशन करनी है, दैट्स व्हाई यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रेसिपिटेटिंग एजेंट डाल देते हैं। प्रेसिपिटेटिंग एजेंट इसके अंदर मिक्स करते हैं। अब यहाँ पर जो आपके पास फॉर्मेशन मिलेगी वो इनसोल्यूबल सब्सटेंस की मिलेगी, इन सोल्यूबल सब्सटेंस। जो सब्सटेंस अब घुल रहा था वो अब यहाँ पर नहीं घुलेगा, प्रेसिपिटेट ने उनको क्या कर दिया है, इनसोल्यूबल कर दिया है। यदि इनसोल्यूबल कर दिया तो इसका मतलब वहां पर पीपीटी की फॉर्मेशन होने लग गई है। ठीक है, अब देखिए पीपीटी कंप्लीट प्रोसेस हो चुका है या नहीं हो चुका है, उसको आप कैसे डिटेक्ट करोगे। ठीक है, पीपीटी बनना फॉर्म स्टार्ट हो गया, आपने देखा कि पीपीटीज बनना स्टार्ट हो गई है, बट क्या सारे के सारे जो भी आयंस थे उन्होंने पीपीटीज की फॉर्मेशन कर ली, आपका पीपीटी का प्रोसेस जो था वो कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, उसको चेक करने के लिए आप क्या करोगे, आप 2 और 3 ड्रॉप्स जो है, जो प्रेसिपिटेटिंग एजेंट है, उसको बीकर के एक साइड से, एक कॉर्नर से क्या करोगे, डालोगे। ठीक है, यदि वहां पर प्रेसिपिटेट बन जाता है इट मींस आपके पास प्रोसेस अभी चलेगा, और यदि आपके पास प्रेसिपिटेट नहीं बनता है इट मींस आपका प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुका है, प्रेसिपिटेशन वहां पर ओवर हो चुकी है। अब आपके पास प्रेसिपिटेट बन गए हैं, नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या किया जाता है, जो भी प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है उसको क्या कर लिया जाता है, फिल्टर कर लिया जाता है। क्या किया जाएगा,
फिल्टर किया जाएगा। प्रेसिपिटेट को फिल्टर कर सकते हो या हम उस कहते हैं उसको वॉश करेंगे, ठीक है, वॉशिंग होती है, ठीक है। अब वॉशिंग के बाद आपके पास न्यू प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, वहां से प्रेसिपिटेट से एक नया प्रोडक्ट बनता है। इस प्रोडक्ट की कंपोजिशन आपको पता होगी, ठीक है, इस प्रोडक्ट की कंपोजिशन हम बताएंगे कैसे निकालते हैं, ठीक है, वो उसकी कंपोजिशन जो है पता होती है। नाउ ये जो प्रोडक्ट है अभी इसको हम वे नहीं कर सकते क्योंकि ये हाइड्रेटेड है, ठीक है, दैट्स वाई इसको हम क्या करेंगे, ड्राई करेंगे। जैसे ही इसको ड्राई करते हैं, ठीक है, ड्राई करने के लिए हम क्या करते हैं, टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं, ओके। टेम्परेचर जब इसको इंक्रीज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। आफ्टर दैट जो भी आपके पास ड्राई प्रोडक्ट मिलता है उसको आपने क्या कर लेना है, वे कर लेना है, ठीक है, उसको आपने क्या कर लेना है, वे कर लेना है। अब देखिए जब पीपीटी फॉर्मेशन होती है ना, जब इन पीपीटीज की फॉर्मेशन होती है एट दैट टाइम कहीं दूसरी जो सब्सटेंसेस है वो इसके साथ फॉर्म ना हो, इसीलिए हम क्या करते हैं, इस जो भी आपके पास फॉर्मेशन हुई थी पीपीटीज को, इसको ओवरनाइट रख सकते हैं। ओवरनाइट क्या रख देंगे हम, बिना जो है छेड़े इसको हम ओवरनाइट रखेंगे। या फिर हम इसको क्या कर सकते हैं, भी जो वाटर बोथ है उसके ऊपर 50 to 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 3 to 4 मतलब 30 to 40 मिनट्स के लिए इसको हम क्या करेंगे, हीट कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद से जो प्रोडक्ट मिलता है दैट इज वेल नोन, दैट इज आपके पास अच्छा खासा प्रोडक्ट मिलेगा। देन आपने उसको ड्राई कर लेना है, उस ड्राई प्रोडक्ट को फिर आपने पे कर लेना है, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है आपके पास ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस का, ठीक है। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के अंदर आपने आइसोलेट कर लिए, जो भी सब्सटेंस है उसको आइसोलेट कर लिया और लास्टली क्या कर लिया, उसको वेट कर लिया। अब देखिए ये जो प्रेसिपिटेशन मेथड हुआ है, प्रेसिपिटेशन मेथड जो हुआ है, प्रेसिपिटेशन मेथड जो अब हुआ है उसको कुछ कंडीशंस को फॉलो करना पड़ता है, मस्ट फॉलो some conditions, must follow some conditions, उसको कुछ conditions को follow करना पड़ेगा, ठीक है। अब वो कंडीशंस क्या है वो देख लीजिए। वो कंडीशंस ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपके पास जो भी प्रेसिपिटेट बना है ना, वो जो प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है दैट मस्ट बी इनसोल्यूबल, ठीक है, द प्रेसिपिटेट मस्ट बी इनसोल्यूबल। कि ये नहीं है कि आपका पीपीटी बना और फिर दोबारा से यदि उसको एक्वस में डाला तो फिर वो दोबारा से डिजोल्व हो जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होनी चाहिए भाई, मिनिमम होनी चाहिए। द प्रेसिपिटेट must be insoluble, the precipitation must be insoluble so that solubility is minimum, solubility वहां पर क्या हो भाई आपके पास, मिनिमम हो, ठीक है। सॉल्युबिलिटी वहां पर क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। और सॉल्युबिलिटी को आप मिनिमम कैसे कर सकते हो, वी कैन मेक सॉल्युबिलिटी मिनिमम बाय कॉमन आयन इफेक्ट, हमने पढ़ा है कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट के थ्रू आप सॉल्युबिलिटी को क्या कर सकते हो भाई, कम कर सकते हो, क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट क्या कर देता है, आयनिक जो आयनिक प्रोडक्ट होता है उसको इंक्रीज कर देता है और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को डिक्रीज कर देता है, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया, किसका लिया, AgCl का, ठीक है। AgCl जो है प्रेसिपिटेट आके क्या जो है आयोनाइज होके क्या देता है आपको, Ag पॉजिटिव देता है और साथ ही साथ Cl नेगेटिव देता है। सेम यदि मैंने क्या लिया, सॉल्यूशन के अंदर AgNO3 ले लिया, ठीक है, तो ये आपको क्या देगा, Ag पॉजिटिव प्लस में NO3 नेगेटिव। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है दोनों के दोनों Ag जो है वो क्या शो कर रहे हैं, कॉमन आयन इफेक्ट शो कर रहे हैं, दोनों के दोनों कॉमन आयन इफेक्ट शो कर रहे हैं। अब ये क्या करेंगे, कॉमन आयन इफेक्ट के अंदर जो आपके पास NO3 रहेगा वो Cl आयन की कंसेंट्रेशन को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा, ठीक है। यदि Cl आयन की कंसेंट्रेशन को डिक्रीज करता है इट मींस वहां पर क्या हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, और यदि सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो गई तो आपके पास ऑब्वियसली प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन होनी चाहिए कि आपके पास जो भी प्रेसिपिटेट फॉर्म हुए हैं दैट मस्ट बी इनसॉल्युबल, ओके, वहां पर इनसॉल्युबिलिटी क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन ये है दैट द पीपीटी मस्ट बी इन सच ए फॉर्म दैट इट कैन बी इजीली कलेक्टेड बाय फिल्ट्रेशन। आपके पास जो प्रेसिपिटेट फॉर्म हुए हैं वो इजीली कलेक्ट हो जाने चाहिए, इस फॉर्म में वो जरूर मिलने चाहिए आपके पास, ठीक है। द पीपीटीज हम बोल देते हैं, प्रेसिपिटेट मस्ट be in such a form that it can be easily
can be easily obtained by filtration। ठीक है, जब आप फिल्ट्रेशन करो, ठीक है, तो उस टाइम जो ये पीपीटी है वो इस फॉर्म में जरूर होनी चाहिए कि वो आपको इजीली मिल जाए, या आप इसको कह सकते हैं, और वी कैन से इट शुड बी इजीली फिल्ट्रेबल। पीपीटी must be easily filtrable। ठीक है, कैसा होना चाहिए? फिल्ट्रेबल वो होना चाहिए। थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड क्या कंडीशन होनी चाहिए कि जो पीपीटी आपके पास फॉर्म हुई है दैट मस्ट बी प्योर। द पीपीटी फॉर्म्ड मस्ट बी प्योर। वो कैसी होनी चाहिए? मस्ट बी प्योर। पीपीटी फॉर्म जो होती है वो कैसी होनी चाहिए? प्योर होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि यदि आपने पीपीटी को फॉर्म तो कर लिया है बट उनको ड्राई करना भी तो इजी होना चाहिए, तो हम इसके लिए लिखेंगे इट शुड बी, या वी कैन से पीपीटी शुड बी, वी कैन राइट हियर precipitates, पीपीटी should be easily dried, should be easily dried। इजीली उनको सुखा लेना चाहिए, इजीली वो सूख जानी चाहिए, या आप कह सकते हो कि इग्नेटेड हो जानी चाहिए। इग्निटेड एक ही बात है, ठीक है, इग्नेटेड हो जानी चाहिए। टू डायरेक्टली वेलेबल सब्सटेंस, टू डायरेक्टली वेलेबल सब्सटेंस, ये क्या मतलब हुआ? ठीक है, वेलेबल सब्सटेंस कि जो प्रेसिपिटेट है वो इजीली उस फॉर्म में आ जाना चाहिए कि हम उसको क्या कर सके, इजी तरीके से उसको वे कर सके। ठीक है, हम उसको वे कर ले, इस तरह की आपके पास ड्राइड फॉर्म में हमें वो मिल जानी चाहिए। ठीक है, नाउ एक बात और है इसके अंदर, जब आप प्रेसिपिटेशन करवा रहे हो तो प्रेसिपिटेटिंग एजेंट आया था। ठीक है, तो जो प्रेसिपिटेटिंग एजेंट है वो कैसा होना चाहिए? स्पेसिफिक होना चाहिए। प्रेसिपिटेटिंग, जो प्रेसिपिटेटिंग एजेंट है, the precipitating agent must be specific, वो स्पेसिफिक आपके पास होना चाहिए। जैसे, और इसको ऐड करते हुए आपको ध्यान रखना है कि आप इसको ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करोगे। ठीक है, इसको आप क्या करोगे? ड्रॉप बाय ड्रॉप करते हो ऐड, तो क्योंकि जब आप इसको स्लोली ऐड करोगे तो पीपीटीज की फॉर्मेशन क्या होगी? अच्छे तरह से होती है। ठीक है, तो आप प्रेसिपिटेटिंग एजेंट का ध्यान रखेंगे, दैट मस्ट बी स्पेसिफिक। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन क्या है कि जो प्रेसिपिटेट बन के आता है, द precipitate when weighed, जब आप प्रेसिपिटेट को क्या करते हो भाई? वे करते हो। ठीक है, that must be a stoichiometric, that must be a stoichiometric compound of नॉन कंपोजिशन। वे करने से पहले आपको ये देख लेना होगा कि जो भी आपको पास कंपाउंड मिला है उसकी कंपोजिशन क्या है भाई? फिक्स है। ठीक है, उसका स्टीचियोमेट्रिक जो आपको सब्सटेंस मिला है दैट मस्ट हैव ए स्टीचियोमेट्रिक कंपाउंड। ठीक है, उसका रेशियो आपके पास फिक्स होना चाहिए। यही हमने बताया था कि आपके पास जो प्रोडक्ट मिलता था उसकी कंपोजिशन आपको पता होती है। ठीक है, देखिए कंपोजिशन कैसे पता होगी आपको? लाइक मेरे पास क्या है? कैल्शियम 2 पॉजिटिव है। ये क्या है? कैल्शियम 2 पॉजिटिव है। जब इसके अंदर मैं क्या डालती हूँ? ऑक्सलेट डालती हूँ, ऑक्सैलिक एसिड C2O4 डालती हूँ। दोनों को किसके प्रेजेंस में डाला है? वाटर के प्रेजेंस में। दोनों के अंदर सॉल्यूशन क्या है? एक्वस सॉल्यूशन है। नाउ इससे आपके पास पीपीटी क्या फॉर्म होती है? CaC2O4। ठीक है, ये पीपीटीज यहाँ पर इसकी फॉर्म होती है। नाउ जब इस CaC2O4 को हीट किया जाएगा, सेकंड स्टेप, जब आपके पास जो ये CaC2 है, CaC2O4 को जब हम हीट करते हैं ना, जब हम इसको हीटिंग करेंगे तो यहाँ से आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड जो है यहाँ से रिलीज होते हैं। अब यदि मुझे यहाँ परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, क्या फाइंड आउट करनी है? परसेंटेज ऑफ कैल्शियम 2 पॉजिटिव। तो मैं उसको कैसे फाइंड आउट कर सकती हूँ? कितना मास आपने लिया कैल्शियम का? मास ऑफ कैल्शियम 2 पॉजिटिव, आयंस का जितना मास है वो, अपॉन में टोटल मास क्या है सैंपल का। ठीक है, मास ऑफ द सैंपल।
मास ऑफ द सैंपल। टोटल मास क्या है सैंपल का, उस परसेंटेज आप निकाल रहे हो तो मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करोगे, उसकी कंपोजिशंस जो है पीपीटीज की आपके पास क्या होना चाहिए, नॉन होनी चाहिए। निकालने के लिए फॉर्मूला हो गया जो भी मास है अपॉन में टोटल मास इनटू 100। नाउ देखिए ये जो आपके पास प्रेसिपिटेशन मेथड है ये किस थ्योरी के ऊपर काम करता है, थ्योरी ऑफ प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन थ्योरी क्या है प्रेसिपिटेशन की, किस थ्योरी के ऊपर प्रेसिपिटेशन काम करता है। जनरली आपको मैंने बता दिया है प्रेसिपिटेशन क्या होता है भाई। यदि आपसे प्रेसिपिटेशन की डेफिनेशन पूछी जाती है, दैट इज ए प्रोसेस, इट इज ए प्रोसेस in which a soluble substance is converted into an insoluble substance। कैसे होगा, by adding या by the help of precipitating reagent। ठीक है, यही मैंने बोला था आपको कि क्या है भाई, प्रेसिपिटेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हम जो है वहां पर जो इनसोल्यूबल सब्सटेंस होता है, जो सोल्यूबल सब्सटेंस होता है उसको इनसोल्यूबल सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट करते हैं, किसकी हेल्प से, एक प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट की हेल्प से। ठीक है, देखिए जब कैसे होगा ये सब कुछ, कि जब भी आप क्या करते हो, जब भी आप क्या करोगे, प्रेसिपिटेटिंग एजेंट यूज करोगे, व्हेन precipitating reagent is added to the solution। आपने क्या लिया, प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट लिया, उसको सॉल्यूशन के अंदर क्या कर दिया है, मिक्स कर दिया है। तो उससे क्या होगा, देखिए जो कंसंट्रेशन है आयंस की वो तो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कंसंट्रेशन ऑफ आयंस उस केस में क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इंक्रीजेस। यदि कंसंट्रेशन आयंस की इंक्रीज हो जाएगी तो सीधी सी बात है वहां पर क्या होगा आपके पास, वहां पर आयनिक प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। भाई जब आयंस इंक्रीज हो गए हैं तो ऑब्वियसली वहां पर कंसंट्रेशन जो है आयनिक प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। इट मीन्स हम ये बोल सकते हैं, दैट इज हम ये बोलेंगे कि इतनी हो जाए कि आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी हो जाए, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP से ज्यादा हो जाए बस। ठीक है, KSP से यदि ज्यादा हो गई तो इट मीन्स वहां आपके पास PPT की फॉर्मेशन हो जाती है। PPT फॉर्मेशन टेक प्लेस। ठीक है, वहां पर प्रेसिपिटेशन की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, यही है थ्योरी ऑफ प्रेसिपिटेशन। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके अंदर। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखते हैं कि आपके पास बेरियम सल्फेट था, ठीक है, जो कि आयोनाइज होकर क्या देता है आपके पास, ये आपको देता है Ba पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, बेरियम सल्फेट है और वो क्या देता है भाई आपको, आयोनाइज होकर आपको एक तो दे रहा है बेरियम 2 पॉजिटिव प्लस SO4। यदि मैंने यहाँ पर एक रिएजेंट ऐड कर दिया, रिएजेंट का है प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट ऐड कर रहे हैं। प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट को हम यहाँ पर क्या कर दें, ऐड कर दें। प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट मैंने यहाँ ले लिया आपके पास BaCl2। ठीक है, मैंने यहाँ पे ले लिया बेरियम क्लोराइड। अब ये प्रेसिपिटेटिंग एजेंट क्या करेगा, देखिए ये जो BaCl2 है, बेरियम क्लोराइड है, वो क्या होगा, ये आयोनाइज कर लेगा खुद को, ये खुद को आयोनाइज करेगा तो बेरियम 2 पॉजिटिव और 2 क्लोरीन नेगेटिव, दिस वन इज नॉट 2 नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव ओनली। ठीक है, ये क्या होगा आपके पास, बेरियम 2 पॉजिटिव प्लस 2 क्लोरीन नेगेटिव के अंदर टूट जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर देखिए ये जो बेरियम था सॉल्यूशन के अंदर क्या जा रहा था, सॉल्यूशन के अंदर क्या था, बेरियम 2 पॉजिटिव था। जैसे ही BaCl2 ने एंट्री की, उसने और Ba2 पॉजिटिव क्या कर दिया, फॉर्म कर दिया, उसने और Ba2 पॉजिटिव
और ऐड कर दिया, तो इसका मतलब क्या है, इस Ba2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, Ba2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन क्या करें हम, जब ऐड करते हैं प्रेसिपिटेटिंग एजेंट तो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, आपके पास आयंस बढ़ गए किसके, बेरिलियम 2 पॉजिटिव के। ठीक है, यदि आयंस बढ़े तो ऑब्वियसली ये दूसरे जो नेगेटिवली चार्ज्ड आयन SO4 है उसके साथ बाइंड करेंगे और फिर दोबारा से क्या बना देंगे, BaSO4 के पीपीटी। ठीक है, BaSO4 के पीपीटी करेंगे, या आप ये कह सकते हो कि आयंस बढ़ेंगे, आयंस इंक्रीज होंगे तो ऑब्वियसली आयनिक प्रोडक्ट इंक्रीज होगा, आयनिक प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, और यदि आयनिक प्रोडक्ट इंक्रीज होगा तो प्रेसिपिटेशन भी क्या होगी, इंक्रीज होगा, पीपीटी फॉर्मेशन ज्यादा होगी। रीजन आपका पता ही है कि जैसे जैसे आयनिक प्रोडक्ट इंक्रीज होता है तो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, उसकी सोल्युबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, नाउ अब हम देखेंगे कि आपके पास जो प्रेसिपिटेशन है उसको होने के लिए, उसको अकरिंग होने के लिए ऑप्टिमम कंडीशंस क्या होनी चाहिए। ठीक है, दैट इज ऑप्टिमम conditions, optimum conditions for precipitation। ऑप्टिमम कंडीशंस क्या होनी चाहिए प्रेसिपिटेशन के लिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा कि हम क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं, ये हमारे पास एक बीकर है, इस बीकर के अंदर हमने क्या लिया है भाई, कोई सब्सटेंस लिया है, वे करके हमने उस सब्सटेंस को ले लिया कि भाई हमने इतने ग्राम या इतने मिलीग्राम जो भी है ये सब्सटेंस इस बीकर के अंदर ले लिया है। ठीक है, ये लेने के बाद हम क्या करते हैं, यदि ये सब्सटेंस रूम टेम्परेचर में इस एक्वस सॉल्यूशन बनाने के लिए हम इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तो इसके अंदर कुछ वाटर या दूसरा कोई भी जो लिक्विड है वो इसमें डालेंगे जिसमें हम इसको डिसॉल्व करना चाहते हैं। यदि रूम टेम्परेचर पे ये डिसॉल्व नहीं होती है, यदि रूम टेम्परेचर पे ये डिसॉल्व नहीं होती है तो हम क्या करेंगे, हम इसे हीट करेंगे। ठीक है, हम इसे क्या करते हैं, ये वायर गोज लगी होगी, वायर गोज के ऊपर रख के हम इसको क्या करते हैं भाई, हीट करते हैं। हमने इसे हीट किया तो हीटिंग के लिए हमने कहा कि हमने बर्नर की हेल्प से इसे क्या कर दिया है, हीट कर दिया है, बर्नर की हेल्प से हमने इसे क्या कर दिया, हीट कर दिया। ओके, जब हीटिंग होगी एट दैट टाइम ये जो भी आपके पास सब्सटेंस है, ये जो सब्सटेंस आपने लिया है ये क्या हो जाएगा, इसके अंदर सोल्यूबल हो जाएगा। तो फर्स्ट ही कंडीशन आपके पास क्या होनी चाहिए, फर्स्ट कंडीशन ये है कि जो प्रोसेस है प्रेसिपिटेशन का, द प्रोसेस ऑफ precipitation, the process of precipitation is usually carried out in hot solution। जो आपके पास प्रेसिपिटेशन का प्रोसेस है वो सब किस में होना चाहिए, सबसे पहले हॉट सॉल्यूशन के अंदर होना चाहिए। देखिए हॉट सॉल्यूशन में होने का क्या फायदा है, जैसे ही हॉट सॉल्यूशन में होगा तो जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर जो होगा वो क्या होगा, आपके पास टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। यदि टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली आप सीधा सीधा क्या बोल देंगे कि भाई वहां पर क्या हो रही है, सॉल्युबिलिटी उस केस में क्या होगी, यदि टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर के साथ सॉल्युबिलिटी बढ़ती है तो सॉल्युबिलिटी उस केस में बढ़ जाएगी। तो पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कि आपने जो भी सब्सटेंस लिया है उसे हॉट सॉल्यूशन में ले ताकि वो उसके अंदर अच्छे से डिसॉल्व हो जाए, अच्छे से सॉल्युबल हो जाए। नाउ सेकंड कंडीशन क्या होनी चाहिए, सेकंड कंडीशन ये है कि जब भी आप प्रेसिपिटेशन कर रहे हो ना, जब भी आप प्रेसिपिटेशन करते हो तो जो प्रोसेस है प्रेसिपिटेशन का, द precipitation must be carried out in dilute solution, is carried out in dilute solution। ऐसा मैंने क्यों कहा, ठीक है, हमने उसे डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर ही क्यों लिया है। देखिए यदि हम उसको डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर नहीं लेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर नहीं लेंगे मतलब मैंने क्या किया कि आपके पास ये जो बीकर था, इसके अंदर जो आपने सब्सटेंस लिया था उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा ले ली कि मेरे पास ये मोस्टली किसका भर लिया, मैंने उस सब्सटेंस का भर लिया जिसको मुझे एनालाइज करना है, और इसके अंदर स्मॉल अमाउंट में क्या लेती हूँ मैं, इसमें स्मॉल अमाउंट में मैं क्या लेती हूँ, दूसरा एक्वस सॉल्यूशन लेती हूँ। ठीक है, मतलब कोई भी वाटर वगैरह ले लिया मैंने। ठीक है, अब इसके अंदर यदि मैंने इस तरह से वाटर कम लिया और सब्सटेंस ज्यादा ले लिया है तो उस केस में क्या होता है
कि जो सोलबिलिटी प्रोडक्ट जो होता है प्रिसिपिटेटिंग रिएजेंट्स का, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, जो प्रिसिपिटेटिंग रिएजेंट्स होते हैं उनका सोलबिलिटी प्रोडक्ट एक्सीड कर देता है विद स्लाइटली एडिंग द प्रिसिपिटेटिंग रिएजेंट, ठीक है। तो हम इसके अंदर कैसा लेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन ही लेंगे, ठीक है। तो यूजिंग डाइल्यूट सॉल्यूशन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएजेंट इज सो कंट्रोल्ड दैट द सोलबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ द प्रिसिपिटेटेड compounds is only slightly exceed with the addition of each increment of reagent, ठीक है। तो आपको ये नहीं करना है कि आपने कंसंट्रेशन ज्यादा ले लिया, आपने क्या करना है, डाइल्यूट सॉल्यूशन लेना है। इसका मतलब क्या है, जब आपने जो बीकर था उसके अंदर जो कंसंट्रेशन लेंगे, ये जो आपने कंसंट्रेशन ली है, ये जो आपने कंसंट्रेशन ली है ये कम लेनी है, और जो आपके पास वाटर है वो इसमें क्या ले लेना है, ज्यादा ले लेना है, ताकि सॉल्यूशन कैसा बने, डाइल्यूट ले, ठीक है। थर्ड पॉइंट देख लीजिए, थर्ड पॉइंट क्या है इसके अंदर, कि जब आपके पास पीपीटी फॉर्म हो जाए, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, ओके, प्रिसिपिटेट आपने फॉर्म कर लिए, अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, जो सॉल्यूशन है उसको क्या कर देना है, कूल कर लेना है रूम टेम्परेचर पे। सॉल्यूशन should be cooled at room temperature, ठीक है। अब हमें क्या कर लेना है, अब हमें उसे कूल कर लेना है रूम टेम्परेचर के ऊपर, ताकि आपके पास सोलिबिलिटी को क्या किया जा सके, रिड्यूस करा जा सके, सो दैट solubility कैन बी रिड्यूस्ड, ठीक है। उसको हम यदि रूम टेम्परेचर के ऊपर, मतलब उसको रूम टेम्परेचर के ऊपर कूल नहीं करेंगे तो जो प्रेसिपिटेट है वो फिर दोबारा से क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे। तो हमें तो क्या करना है, सोलबिलिटी को डिक्रीज करना है, ताकि आप सोल्यूबल से इनसोल्यूबल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर सको। तो आपने उसे क्या कर लेना है, कूल कर लेना है रूम टेम्परेचर के ऊपर। सेकेंड मेथड, उसको देखो, फर्स्ट आपने कहा है कि जब भी आप प्रोसेस करो प्रिसिपिटेशन का तो वो हॉट सॉल्यूशन में स्टार्ट करो, स्टार्टिंग कैसे होगी, हॉट सॉल्यूशन में, देन आपने क्या करना है, सॉल्यूशन डाइल्यूट लेना है। थर्ड इसने कहा है कि यदि पीपीटी फॉर्मेशन होने लगती है आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, यू हैव टू कूल डाउन द सोल्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट जो इसके अंदर है, नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर ये बोला गया है, ठीक है, दो सेकंड थर्ड पॉइंट्स आपने इसके अंदर कर लिए है। फोर्थ पॉइंट इसमें कहता है कि जैसे ही आप क्या करते हो, ड्रॉप डालते हो प्रिसिपिटेटिंग एजेंट की, ठीक है, कि एज द रिएजेंट, एज द precipitating रिएजेंट, जैसे ही प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट जो है उसकी जो ड्रॉप होएगी, ठीक है, ड्रॉप जो है वो सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आती है, मतलब वो सॉल्यूशन के अंदर अब डल गई है, तो उस टाइम क्या होता है, देखो, तो वहां पर जो एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, ठीक है, तो जहाँ पे दोनों जो भी आपके पास ड्रॉप से मिलेंगे, सॉल्यूशन की भी और पीपीटी की, तो एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एट the point of contact, at the point of contact, जो कंसंट्रेशन होगी ना आपके पास, कंसंट्रेशन ऑफ रिएजेंट इज हाई, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कंसंट्रेशन ऑफ रिएजेंट इज हाई, कंसंट्रेशन रिएजेंट की उसके बाद उस पॉइंट पर क्या होगी, ज्यादा होगी, उससे क्या हो जाता है, सुपर सैचुरेशन की कंडीशन आ जाती है। कैसी आ जाएगी, सुपर सैचुरेशन की कंडीशंस आ जाएगी, ठीक है, सुपर सैचुरेशन कंडीशन आ जाएगी, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि भाई अब जो है प्रोसेस जो है कंप्लीटेशंस पर आ चुका है, ठीक है। बेटर यही मैंने आपको बताया कि बेटर तो ये होता है कि आप क्या करो, इट्स बेटर टू एड द प्रिसिपिटेटिंग एजेंट बाय ड्रॉप वाइज, इट्स बेटर टू एड द precipitating agent by ड्रॉप वाइज, ड्रॉप वाइज भी बोलो आप, या कह सकते हो आप स्लोली उसको क्या करो, ऐड करो, देन इट इज बेटर, ठीक है, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन देखो क्या होता है कि जब भी आपके पास पीपीटी जो है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में आ जाए, ठीक है, व्हेन पीपीटी जो है क्रिस्टलाइन फॉर्म में आ गई है, पीपीटी क्रिस्टलाइन फॉर्म में आपको मिल गई, ओके, आपने उसको कूल किया तो आपके पास क्या हो गया, फिल्टर किया, उसको वॉश किया, और आपके पास क्या हो गई, पीपीटी जो है कूल करने के बाद क्रिस्टलाइन फॉर्म में आ जाती है, ठीक है। तो अब आप उसको क्या करोगे, जो भी पीपीटीज है उसको डाइजेस्टेड
करोगे फॉर ए लॉन्गर टाइम, ठीक है, यू हैव टू डाइजेस्ट इट फॉर ए लॉन्गर टाइम, डाइजेस्टेड फॉर ए लॉन्गर पीरियड, फॉर ए लॉन्गर पीरियड। कितने टाइम तक करोगे, या तो आप उसको डाइजेस्ट करो लॉन्गर पीरियड तक, किसमें अंदर, इन स्टीम बाथ, जो भी स्टीम बाथ होता है उसके अंदर लंबे टाइम तक उसको डाइजेस्ट करो, या फिर आप क्या करो, उसको ओवरनाइट रख दो, ओवरनाइट उसको हम क्या कर देंगे, होल्ड ऑन करेंगे, रख देंगे। ओके, उससे क्या होता है, इस ये प्रोसेस करने से क्या फायदा होता है, डाइजेशन का करने का फायदा ये होता है कि यहाँ पर जो को प्रेसिपिटेशन की प्रॉब्लम होती है वो सोल्व आउट हो जाती है। को प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन की जो प्रॉब्लम्स आती है, जो को प्रेसिपिटेशन की प्रॉब्लम है वो सॉल्व की जा सकती है। कैसे, को प्रेसिपिटेशन का मतलब है जैसे जैसे जब प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन हो रहा था एट दैट टाइम कुछ इम्प्योरिटीज जो है वो यदि ऐड हो जाए प्रेसिपिटेट्स के अंदर तो उसको हम बोलते हैं को प्रेसिपिटेशन, ठीक है। तो अब हम जब उसको एक लंबे टाइम तक रख देते हैं या लंबे टाइम तक उसको डाइजेस्टेड करते हैं वो स्टीम बोथ, तो जो इम्प्योरिटीज है वो साइड में निकल जाती है। नाउ देखिए, यदि हमें को प्रेसिपिटेशन को अवॉइड करना है, ठीक है, टू अवॉइड co-precipitation, यदि हमें को प्रेसिपिटेशन को अवॉइड करना है अदर इम्प्योरिटीज के लिए, ठीक है, ऑफ अदर इम्प्योरिटीज, को प्रेसिपिटेशन ऑफ अदर इम्प्योरिटीज, ठीक है, कॉजिंग क्या कॉज करती है वो, कंटामिनेशन, ठीक है। जो भी आपके पास पीपीटी के साथ कुछ और दूसरी इम्प्योरिटीज आ जाती है जिसकी वजह से कंटामिनेशन होता है, जिसको आप बोलते हो कि को प्रेसिपिटेट आपके पास बन गए हैं, तो उसको अवॉइड करने के लिए क्या है कि जो आपके पास सॉल्यूशन है, ठीक है, जो आपने यहाँ पर पीपीटी फॉर्म की थी, जो पीपीटी फॉर्म हुई है उनको आप किसके ले लेंगे, किसके अंदर लेंगे, एक सुटेबल सॉल्वेंट के अंदर ले लेंगे, सुटेबल सॉल्वेंट के अंदर जो है उनको आप डालेंगे एंड उसको फिर दोबारा से क्या कर लेंगे, प्रेसिपिटेटेड, ठीक है। मतलब हमें यहाँ पे यदि आपको ये लगे कि वहां पर ज्यादा ही क्या है को प्रेसिपिटेशन की फॉर्मेशन हो रही है तो आप दोबारा से रिप्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन प्रोसेस कर सकते हो। दोबारा से क्या करोगे, वही पीपीटी ली आपने जो आपके पास बनी थी, ठीक है, ये फाइनल जो पीपीटी फॉर्म बनी हुई थी उसको आप एक सुटेबल सोलवेंट के अंदर डालोगे, ऐसा सोलवेंट जो क्या करे, इन दूसरी जो इम्प्योरिटीज है उनको आउट करने में हेल्प करे, उनको दूसरे सुटेबल सोलवेंट के अंदर लोगे, उनको हीट करोगे, हीटिंग करने के बाद फिर उसको उसके अंदर फिर प्रेसिपिटेटिंग एजेंट ऐड करते हो, फिर उसको क्या करते हो, कूल डाउन करते हो, फिल्टर करते हो, ठीक है। इस तरह से आप दोबारा से उसका रिप्रेसिपिटेशन कर सकते हो। दैट एंड एट दैट टाइम जो लास्ट में आपको जो प्रेसिपिटेट मिलेंगे वो आपको बिल्कुल प्योर फॉर्म में मिलेंगे। नेक्स्ट है आपके पास पार्टिकल साइज ऑफ प्रेसिपिटेट, पार्टिकल साइज ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट्स, पार्टिकल साइज क्या होनी चाहिए प्रेसिपिटेट्स की, ठीक है। तो देखिए जो प्रेसिपिटेट की जो साइज होती है ना, प्रेसिपिटेट की जो साइज है उसका एक काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है, किसमें, ये आपको ये बताएगी कि आपके पास ईज एंड कंप्लीटेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ रिएक्शन क्या है, ठीक है, ये किस तरीके से रिएक्शंस हो रही है, कैसे स्पीड है और रिएक्शन कंप्लीट हुई है या नहीं है, ठीक है, कंप्लीटेशन ऑफ रिएक्शन के बारे में आपको बताएगी साइज ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक है। एक्चुअली जो साइज होनी चाहिए ना पार्टिकल्स की, पार्टिकल साइज या आप कह सकते हो प्रेसिपिटेट साइज, पार्टिकल साइज ऑफ प्रेसिपिटेट, पार्टिकल साइज ऑफ precipitates must be large, मस्ट बी, इतनी तो होनी चाहिए, इतनी तो होनी ही चाहिए कि वो आपके पास क्या हो, फिल्टर पेपर के ऊपर आ सके, ठीक है। मस्ट बी लार्ज होने चाहिए, वो थोड़ा लार्ज होने चाहिए ताकि उसको फिल्टर कर किया जा सके इजीली, सो दैट इट कैन इजीली, सो दैट दे कैन इजीली फिल्ट्रेट, they can easily filtrate, उनको इजीली आप क्या कर सको, फिल्टर कर सको, इजीली आप उसको क्या कर सको, फिल्टर कर सको, इजीली उनको फिल्टर कर सके एंड फास्ट फिल्ट्रेशन भी वहां पे पॉसिबल हो, फास्ट
फिल्ट्रेशन भी वहां पर हो। ये नहीं है कि आपके पीपीटीज की जो साइज है बहुत ही स्मॉल बनी है और उसको फिल्टर होने में काफी टाइम लग जाता है, ठीक है। यदि पीपीटी लार्ज होंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, जल्दी से जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। ये इसके अंदर जरूरी होता है कि आपके पास प्रेसिपिटेशन की साइज क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। नाउ यदि कहता है कि इफ द साइज ऑफ द पार्टिकल इज फाइनली डिवाइडेड, यदि साइज पार्टिकल की फाइनली डिवाइडेड है मतलब वो छोटी है, तो इन दैट केस आपके पास प्रॉब्लम आएगी फिल्ट्रेशन के अंदर, ठीक है। वहां पर क्या आएगी, आपके पास प्रॉब्लम आती है फिल्ट्रेशन में। तो पार्टिकल साइज मस्ट बी लार्ज, ओके। नाउ कौन कौन से फैक्टर है जो पार्टिकल साइज को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। फैक्टर्स affecting the size of the particle, ठीक है। पार्टिकल की साइज को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं, देखिए फर्स्ट फैक्टर ही आपके पास आता है टेम्परेचर, ठीक है। जो टेम्परेचर आपने यूज किया एट द टाइम ऑफ प्रेसिपिटेशन, टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ formation of precipitates। पहला ही फैक्टर क्या है, टेम्परेचर है, कि आपने जब प्रेसिपिटेशन की है, जब आपने प्रेसिपिटेट फॉर्म किए एट दैट टाइम आपने टेम्परेचर क्या रखा, ये पार्टिकल की साइज को अफेक्ट करेगा, ठीक है। सेकेंड फैक्टर क्या है, पहला फैक्टर आपने देखा टेम्परेचर है, दूसरा है आपके पास द रेट एट विच प्रेसिपिटेशन रिएक्शन टेक प्लेस, द रेट एट विच precipitation reaction take place, किस रेट से जो है आपके पास प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हुई है। देखो जब हमने प्रेसिपिटेटिंग एजेंट ऐड किया था तो हमने क्या कहा था, स्लोली उसको ऐड कीजिए, धीरे धीरे आप उसको ऐड कीजिए ताकि प्रेसिपिटेट अच्छे से बने, ठीक है, ताकि जो आपके पास पीपीटीज बने उनके क्रिस्टल अच्छे से बने। तो हम क्या करते हैं, रेट हमें देखना होगा, आपकी जो प्रेसिपिटेट है उसकी साइज, प्रेसिपिटेट के जो पार्टिकल्स उनकी साइज बड़ी बनी या छोटी बनी, डिपेंड करता है आपने जो है रिएक्शन को फास्ट करवाया या स्लो करवाया है, ठीक है। ये हो गया सेकंड स्टेप। थर्ड जो है वो आपके पास आती है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएजेंट, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएजेंट, ठीक है। आप इसे समझ सकते हो, देखो जब हमने क्या कहा था, जब आपने रिएजेंट ऐड करना स्टार्ट किया तो जो पॉइंट था जहां पर सॉल्यूशन और जो रिएजेंट थे वो दोनों मिल रहे थे एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, वहां पे क्या होने लगे थे, पीपीटी फॉर्म होने लग गए थे। इट मींस रिएजेंट जो है पीपीटी फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है, ठीक है। जैसे हमने बेरियम सल्फेट लिया था, ठीक है, हमने जब बेरियम सल्फेट लिया था तो बेरियम सल्फेट के अंदर जब BaCl2 डाला तो ये BaCl2 क्या था, रिएजेंट का काम कर रहा था, इसने इनकी आयंस की कंसंट्रेशन, बेरियम 2 पॉजिटिव की आयन की कंसंट्रेशन बढ़ाकर BaSO4 के फॉर्मेशन को क्या कर दिया, इजी कर दिया। इट मींस वहां पर जैसे जैसे आपके पास, यदि मैंने बेरियम Cl2 BaCl2 बढ़ा दिया तो Ba पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ेगी और उससे लास्टली क्या होगा, आपके पास पीपीटी की फॉर्मेशन बढ़ेगी। तो कंसंट्रेशन हमें देखनी होगी कि हमारे पास जो रिएजेंट है उसकी कंसंट्रेशन कैसी है, ठीक है ना। नेक्स्ट जो आता है लास्ट, दैट इज सोल्युबिलिटी ऑफ द प्रेसिपिटेट एट द टाइम ऑफ प्रेसिपिटेशन। क्या देखना होगा हमें, सोल्युबिलिटी ऑफ द precipitate, solubility of the precipitates, solubility of the precipitate at the time of precipitation, at the time of precipitation, ठीक है। जब आप प्रेसिपिटेशन प्रोसेस कर रहे हो उस टाइम जो प्रेसिपिटेट है वो क्या कर जाए, सॉल्यूशन के अंदर डिसोल्व हो जाए, ठीक है, वो सोल्यूबल हो जाए, तो उससे क्या होगा, आपके पास जो पार्टिकल का साइज बनेगा वो स्मॉल बनेगा, ठीक है। और यदि डिसोल्व नहीं होता है तो वो यूनाइट करेंगे एक दूसरे के साथ और जो पार्टिकल का साइज है वो बड़ा फॉर्म होके आता है, ठीक है। तो ये कुछ आपके पास फैक्टर्स हैं जो पार्टिकल की साइज को अफेक्ट करते हैं। पहला तो हमने बोला कि पार्टिकल की साइज भी लार्ज होनी चाहिए ताकि आपको फिल्ट्रेशन में दिक्कत ना हो, फिल्ट्रेशन जल्दी से हो जाए, इजीली हो जाए, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि भाई जो फिल्ट्रेशन जो है ना वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि जब आप प्रेसिपिटेशन कर रहे थे, जब आप पीपीटी की फॉर्मेशन कर रहे थे उस टाइम आपने टेम्परेचर क्या रखा, ठीक है, किस रेट से आपने प्रेसिपिटेशन प्रोसेस को किया, कंसंट्रेशन क्या ली रिएजेंट की,
ठीक है, रिएजेंट, प्रिसिपिटेटिंग रिएजेंट, ठीक है। देन उसने देखा कि आपके पास जब प्रिसिपिटेशन हो रहा था तो क्या जो पीपीटी फॉर्म हुए थे वो वापस सोल्यूबल हो रहे थे सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो ये सब फैक्टर्स जो है वो साइज ऑफ द पीपीटी को अफेक्ट करते हैं। लास्ट टॉपिक जो है आपके पास दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेट। फैक्टर्स अफेक्टिंग the solubility, factors affecting the solubility of precipitates, ठीक है। जो प्रेसिपिटेट बने थे उनकी सोलिबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे, ठीक है। वहां पर हमने पार्टिकल साइज को देखा था, अब यहाँ हम देखेंगे कि जो प्रेसिपिटेट फॉर्म हुए हैं उनकी सोलिबिलिटी को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट अब आता है आपके पास भाई टेम्परेचर, ठीक है। तो टेम्परेचर के बारे में आप सभी को पता है कि जब भी आपके पास प्रेसिपिटेशन होता है तो उस टाइम टेम्परेचर काफी बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है, प्रेसिपिटेशन में, ठीक है। ये क्या करेगा, आपको प्रेसिपिटेशन को कैरी आउट करने में हेल्प करता है, फिल्ट्रेशन में भी हेल्प करता है, वॉशिंग में भी हेल्प करता है जब आप हॉट सॉल्यूशन से वॉश करते हो तो, ठीक है। ये भी बताएगा कि आपके पास पार्टिकल के साइज जो है स्मॉल है या लार्ज फॉर्म हुई है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सोलिबिलिटी होती है, सोल्युबिलिटी जो होती है आपके पास, सोल्यूबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है विद इंक्रीज टेम्परेचर। ये तो आपको पता है, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया वैसे वैसे सोल्युबिलिटी इंक्रीज हो गई है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो हॉट सॉल्यूशन स्टार्टिंग में हम यूज करते हैं वो इसलिए करते हैं कि आपके पास जो सब्सटेंस था वो क्या हो जाए, इजीली उसके अंदर सोल्यूबल हो जाए, ठीक है, ताकि वहां पर स्टार्टिंग में प्रेसिपिटेट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाए। ओके, सेम उसी तरह से यदि मैंने टेम्परेचर को डाउन कर दिया, जब मैंने टेम्परेचर को डाउन किया था, कूल किया था, एट दैट टाइम आपके पास क्या हो गई थी, पीपीटी फॉर्म हो गई थी। दैट इज वहां पर सोल्यूबिलिटी जो थी वो डिक्रीज हो गई थी, वहां सोल्यूबिलिटी डिक्रीज हो गई थी। तो फर्स्ट फैक्टर है आपके पास टेम्परेचर बढ़ने से सोल्यूबिलिटी बढ़ती है प्रेसिपिटेट्स की, घटने से जो है प्रेसिपिटेट्स की सोल्यूबिलिटी घट जाती है, ठीक है। अगला है आपके पास कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट हमने ये सभी को पढ़ लिया है, ठीक है। देखो हम बार बार इन्हीं को पढ़ रहे हैं कि जो कॉमन आयन इफेक्ट है, कॉमन आयन इफेक्ट क्या करता है भाई, प्रिसिपिटेशन की सोलिबिलिटी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। कॉमन आयन इफेक्ट क्या करता है, डिक्रीज सोलिबिलिटी, क्योंकि ये तो क्या करता है, कॉमन आयन इफेक्ट तो क्या करेगा, आयन प्रोड्यूस करेगा, आयन प्रोड्यूस करेगा, और वो आयन फिर क्या करेंगे भाई, यूनाइट करेंगे दूसरे चार्ज पार्टिकल के लिए, अनदर चार्ज पार्टिकल के साथ, और फिर क्या बना देते हैं, पीपीटी की फॉर्मेशन करवाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो कॉमन आयन इफेक्ट तो है वो डिक्रीज कर देता है सोलिबिलिटी ऑफ द प्रेसिपिटेट्स। अगला इफेक्ट काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज एडवर्स, आप इसको याद रखेंगे, एडवर्स आयन इफेक्ट। जनरली ये कुछ भी नहीं है, जैसे मैंने कहा कि जो कॉमन आयन इफेक्ट है वो तो सोलिबिलिटी जो है प्रेसिपिटेट की उसको क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। उन कॉमन आयंस के अलावा भी यदि कोई दूसरा आयन वहां प्रेजेंट है, यदि कोई दूसरा आयन वहां प्रेजेंट है जो कॉमन नहीं है, वो कैसा इफेक्ट दिखाएंगे, एडवर्स आयन इफेक्ट दिखाएंगे, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे, while the solubility of precipitate, while the solubility of precipitates क्या होगी आपके पास, decreases, while the solubility of precipitate decreases due to presence of common ion, due to presence of common ion, ठीक है। कॉमन आयन की वजह से तो क्या हो रहा है, आपके पास डिक्रीज हो रहा है, लेकिन सोलिबिलिटी इंक्रीज होगी, बट solubility increases due to the presence of other ions which are not common, which are not
कॉमन। तो वो जो है, जो सोलिबिलिटी को इंक्रीज करने वाले आयंस हैं, वो कैसा इफेक्ट दिखाते हैं? एडवर्स आयन इफेक्ट वो शो करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यदि मैंने कहा कि आपके पास क्या गिवन है, हमारे पास 0.01 मोलर क्या है, KMnO4 सॉल्यूशन मेरे पास है, नॉट KMnO4, KNO3 सॉल्यूशन मेरे पास है, KNO3 सॉल्यूशन मेरे पास है। तो सोलिबिलिटी जो होती है AgCl की यदि मैं सोल्यूबिलिटी देखूंगी, AgCl की यदि सोल्यूबिलिटी देखूं तो वो इंक्रीज हो जाती है, सोलिबिलिटी इंक्रीजेज बाय 15% of its 15% of its solubility in water। ठीक है, क्या हुआ, मैंने कहा एडवर्स आयन इफेक्ट वो इफेक्ट है जिसके अंदर कॉमन आयंस जो है उनको छोड़कर यदि कोई दूसरे आयन सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है तो वो सोलिबिलिटी को क्या कर दे, इंक्रीज कर दे, दैट वन इज द एडवर्स आयन इफेक्ट। ओके, लाइक मैंने यहाँ पर एग्जांपल किसका लिया है, 0.01 मोलर KNO3 लिया और उसको किसके अंदर ऐड कर दिया, AgCl के अंदर ऐड किया। ठीक है, नाउ इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ना तो KNO3 के अंदर कुछ ऐसा है जो AgCl के आयंस फॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ जब पोटेशियम है वो तो K पॉजिटिव और NO3 की नेगेटिव की फॉर्मेशन कर रहा है। ऐसे ही AgCl के अंदर किसकी फॉर्मेशन हो रही है, Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, ये जो अनकॉमन आयंस हैं ये क्या करते हैं, सोलिबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं। जो AgCl का केस है उसके अंदर कितना परसेंट इंक्रीज कर रहे हैं, ये इंक्रीज कर रहे हैं आपके पास 15%। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम एडवर्स आयन इफेक्ट, जो कि आपके पास सोलिबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेट्स को अफेक्ट करती है। अगला देखिए, अगला जो आपके पास सोलिबिलिटी को इफेक्ट करता है प्रेसिपिटेट को, दैट फैक्टर इज pH ऑफ द सॉल्यूशन। pH ऑफ द सॉल्यूशन, आपके पास पीपीटी बन गई। ठीक है, मैंने इसे किस में डाला, सॉल्यूशन के अंदर डाला। ठीक है, मतलब ये अब आपकी यदि ऐसा भी ना कहें तो मैं यदि ये कहूं कि आपके पास ये बीकर था और इसके अंदर आपने क्या ले रखा है, सॉल्यूशन ले रखा है। सपोज कीजिए सॉल्यूशन यदि आपके पास क्या है, एसिडिक है और यहाँ पर पीपीटीज फॉर्म हो रखी है, यहाँ पर प्रेसिपिटेट यहाँ पर फॉर्म हो रखे हैं, ये प्रेसिपिटेट्स इसके अंदर है। नाउ यदि आपके पास क्या हो, इन प्रेसिपिटेट्स का नेचर ऐसा हो कि ये एसिडिक के अंदर अच्छे से घुलना पसंद ना करे, तो इट मींस यहाँ पे जो सोल्युबिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन यदि मैंने इसकी जगह ये जो एसिडिक सॉल्यूशन था इसको हटाया और इसकी जगह क्या डाल दिया, बेसिक सॉल्यूशन यदि डाला, तो उस केस में आपके पास क्या हो जाएगी, सोल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, आप इसके अंदर एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक मैंने कैल्शियम ऑक्सलेट लिया। ठीक है, आपके पास क्या है, कैल्शियम ऑक्सलेट है, CaC2O4 2 नेगेटिव है। ठीक है, ये जो है ये बेसिक मीडियम के अंदर क्या होता है, इनसोल्यूबल होता है। बेसिक मीडियम के अंदर क्या है, ये इनसोल्यूबल है, बट एसिडिक मीडियम के अंदर ये क्या हो जाता है भी, कंबाइन हो जाता है। बट इन एसिडिक मीडियम क्या करेगा, ये जो C2O4 2 नेगेटिव आयन है ना, वो कंबाइन हो जाता है हाइड्रोजन के साथ और क्या कर लेता है, एक वीक एसिड की फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, तो वहां पे पीपीटी इसके जो है वहां पर ये जो उसके अंदर ये जो C2O4 है वो उसके अंदर डिजोल्व हो जाएगा। तो डिपेंड करता है भी आपके पास सॉल्यूशन की पीएच क्या है, कि आपका जो प्रेसिपिटेट है वो एसिडिक मीडियम में रहना पसंद करता है या बेसिक मीडियम में रहना पसंद करता है। ठीक है, वो किस टाइप के सॉल्यूशन के अंदर सोल्युबिलिटी शो करेगा, वो डिपेंड करता है उसकी पीएच के ऊपर, सॉल्यूशन की पीएच के ऊपर। So students, with this video lecture, we have completed the theory of quantitative and qualitative analysis. Thank you students.